अब वो जो है फाइनली अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा है, और वो अब विंस्टर कैसल से कहता है कि तुम्हारा मेरा जो दोस्त है वो अब किधर है, जो कि तुमने कन्फाइन कर लिया अपनी नाइट्स को लाइफ हेयर फॉर द लाइफ हेयर आफ्टर। और ये वो फ्रेंड था जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डियर था, यानी कि मेरा बहुत करीबी दोस्त था, यानी कि हेनरी फिट्स रॉय की वो बात कर रहे हैं। इक्वल लेस, ठीक है। तो वो कहता है दैट डॉथ माय सॉरो व्यू, व्यू कहते हैं रिजल्ट को, रेस्पॉन्स को। वो कहते हैं इक्वल लॉस, द रिजल्ट ऑफ माय सॉरो इज मेयर मेयर इको। ठीक है, ये जो रिजल्ट है मेरे सौरव का वो जस्ट एक इको बन के रह चुका है, यानी कि एक रिटर्निंग साउंड है। रिटर्न्स देयर टू अ हॉलो, हॉलो कहते हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्स, जो कि रिटर्न होती है विदाउट एनी रिस्पॉन्स साउंड ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, ये वो साउंड ऑफ कंप्लेंट है। आई फाइंड नो रिस्पॉन्स ऑफ माई कंप्लेंट, thus I alone where all my freedom grew। और वो कहता है कि मैं अभी भी still I am still alone here where all my freedom grew, जहाँ पे मैं कभी जो है I was brought up in an utter freedom in prison pine, लेकिन अब वो कहता है I am prison in a place where I was brought up in an utter freedom। ठीक है, with bondage and restraint I am growing weaker day by day with bondage and restraint, यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि इक्वल लास्ट, यहाँ पे तो मेरी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो जस्ट विद नो रिस्पॉन्स जो है मेरे पास रीको होके आती हैं, यानी कि उनका कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ। वेयर ऑल माई फ्रीडम ग्रू, वो जगह जहाँ पे मेरी कभी फ्रीडम जो है वो ग्रू हुई थी, यानी कि मैं आई वॉज ब्रॉट अप इन अटर फ्रीडम, नाउ आई एम प्रेजेंट हेयर। ठीक है, अब मैं टोटली इन प्रेजेंट पॉइंट, आई एम टोटली प्रेजेंट पॉइंट में अब यहाँ पे बिल्कुल मतलब प्रेजेंट पॉइंट हो चुका हूँ। पॉइंट कहते हैं गेटिंग वीक को, बूढ़े हो जाना, कमजोर हो जाना, विद बॉन्डेजेस। यहाँ पे तो बॉन्डेज है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड रिस्ट्रेंट्स हैं, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट्स हैं, कन्फाइनमेंट्स हैं। वो कहता है आई एम गोइंग डे बाय डे वीकर इन दिस कन्फाइनमेंट and with remembrance of the great grief, or I remember the golden days of my childhood, to banish the less I find my cheer relief। और वो ये कहता है कि to banish the less, to send out the less I find my cheer relief। तो मैं इन पास की यादों में जो है एक चीफ रिलीफ जो है वो हासिल करता हूँ। यानी कि वो कहता है, and remember of the greater I remember the golden days of my childhood, though it is painful, yet it helps me to overcome the pains of imprisonment। वो कहता है कि मैं जो हूँ इन गोल्डन डेज ऑफ माई चाइल्डहुड को रिमेम्बर करता हूँ, ऑल दो वो मेरे लिए पेनफुल है, लेकिन वो ओवरकम करते हैं पेन्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को। ये the only consolation seems feeling the pains of present lesser than the pains of the past। और वो कहता है कि ये ओनली कंसोलेशन है, सीन्स फीलिंग द पेन्स ऑफ प्रेजेंट, जो कि फील करती है पेन्स ऑफ प्रेजेंट को, लेसर देन द पेन्स ऑफ द पास्ट, टू बैनिश द लेस्ट आई फाइंड माय चीफ रिलीफ। वो कहता है द ओनली कंसोलेशन सीन्स फीलिंग द पेन्स ऑफ प्रेजेंट लेसर देन द पेन्स ऑफ द पास्ट। तो ये वाहिद एक चीफ रिलीफ है जो मेरी जिंदगी में रह गया, जो कि मेरी बचपन की यादें हैं। और वो कहता है दैट इज ओनली द चीफ रिलीफ इन दीज रिस्ट्रिक्शन, जिसमें मैं के पेल और जो है कमजोर होता जा रहा। अब यहाँ पे इसकी कुछ थीम्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, इसमें जो है दैट इज द नोस्टैल्जियास पोएम्स, नोस्टैल्जियास पोएम। और he indulges himself in nostalgia, he indulges himself in nostalgia। अच्छा, यहाँ पे बात हुई थी फर्स्ट पैराग्राफ में प्रियाम सन ऑफ ट्रॉय की। प्रियाम सन ऑफ ट्रॉय की बात हुई थी। अब प्रियाम सन ऑफ ट्रॉय के बारे में लिख लें। द लास्ट किंग ऑफ द ट्रॉय, he had 50 sons, he had 50 sons according to Homer's lied, according to Homer's lied, and
According to Homer Light, Helen was fled with Paris, the king of Troy. The king of Troy, son of Trojan, King Priam. हेलन जो है वो पेरिस के साथ भाग गई थी, जो कि किंग ऑफ ट्रॉय था, सन ऑफ ट्रोजन था, और किंग प्रियम इसका नाम था। अच्छा, ये तो खैर आपको इतना ज्यादा उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप इतना, प्रियम सन ऑफ ट्रॉय जो है, सन ऑफ प्रियांस ऑफ ट्रॉय, यहाँ के मतलब वो हेलन जो है ना वो पेरिस के साथ भाग जाती है, और जो कि किसी किंग की एक्चुअली वो बीवी होती है, और प्रियाम उसको भगा के ले जाता है। वो जो किंग होता है ना, वो कहता है कि हम उस कैसल को ही तबाह कर देंगे, एंड फाइनली एक वॉर होती है जिसके पीछे ये जो हेलन को बाजियाब कराने के पीछे वो पूरा जो है ट्रॉय जो है उसको जो है ये तबाह कर देते हैं, जस्ट टू अचीव द हेलन हेलन बैक, कि वो जो है हेलन उनके लिए एक बन जाती है, तो एक जिसे कहना चाहिए उनकी अना का मसला बन जाती है। तो सारे जो सिपाही जो हैं वो जस्ट किल होते हैं एक औरत के पीछे, और हेलन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो प्रियाम सन ऑफ ट्रॉय यानी कि लास्ट किंग ऑफ ट्रॉय था ये, और इसके जो है वही 50 सन थे, और लॉयड लाइड के अकॉर्डिंग जो है हेलन जो है वो पेरिस के साथ भाग जाती है, और फाइनली ये जो किंग ऑफ ट्रॉय होता है फिर वो उसकी एक्चुअली बीवी होती है, और ये फिर फाइनली जो है उसको बाजियाब कराने के लिए फिर एक जंग लड़ता है, और फिर फाइनली जो है पेरिस को फिर एंड पे किल कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरा जो है इसके अंदर जो है थीम है, देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन मोर्टेलिटी एंड इमोर्टेलिटी। और जो है फेट ऑफ द मैन को जो है वो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, हियर फेट इज मोर्टल एंड इनएनिमेटेड। हियर फेट इज मोर्टल एंड इनएनिमेटेड, objects such as stars, meadows are immortal. Here, fate is mortal and the inanimated objects such as stars, meadows are immortal. अच्छा, दूसरा लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखें। द पोइट्स mourns, mourns, mourns at the loss of golden days। पोएट जो है वो मॉर्न करता है एट द लॉस ऑफ गोल्डन डेज। और इसके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है। देयर इज आल्सो अ कंट्रास्ट फाउंड इन गुड एंड बैड डेज, golden memories and bitter circumstances, golden memories and bitter circumstances. His feelings become remorse and bitter. His feelings become remorse, remorse, and bitter when he finds that happy place a prison. When he finds that happy place, यानी कि विंसर कैसल की बात हो रही है, a prison. There is also a contrast found in good and bad days, golden memories and bitter circumstances. His feelings become remorse and bitter when he finds that happy place is a prison. उसके बाद है the contrast between childhood and boyhood, teenagery and adultery. एक contrast है between childhood and boyhood, teenagery and adultery. The poem has a chivalric and medieval tone. The poem has a chivalric and medieval tone. All these happy moments of past now bring pains and tears. Harmony of feelings and companionship.
हार्मनी ऑफ फीलिंग्स एंड कंपेनियनशिप। और साथ लिखिएगा इसकी कि जो पास्ट फीलिंग्स है उसकी पास्ट मेमोरी दैट इज comparing with the present sad situation. देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा जी। The tone of poem therefore is a mixture of sadness, regret and sorrow. अच्छा वो जो प्रियाम सन वाली जो लाइन थी ना, प्रियाम वाली, तो उसमें लिखिएगा द पोइट हैज मेड अ रेफरेंस टू फेस्टिविटी ऑफ सन्स ऑफ प्रियाम। द पोएम हैज मेड, वहां पे हेलन ऑफ ट्रॉय तक जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख दें उस लाइन के साथ जो स्टैंजा वन की फोर्थ लाइन है। द पोइट हैज मेड अ रेफरेंस टू द फेस्टिविटी ऑफ द सन्स ऑफ प्रियाम, 50 सन्स ऑफ प्रियाम, कि प्रियाम के 50 बेटों ने भी वहां पे इतना एंजॉय नहीं किया था जितना कि सरे ने यहाँ पे किंग हेनरी फिट्जरॉय के साथ एंजॉय किया था। द पोएम poet has made a reference to the festivity, joyfulness and merrymaking, festivity, joyfulness and merrymaking of the sons of Priam. The reference is in full sense is perhaps the time of siege. The reference in full sense is perhaps to the time of siege when the royal family was enclosed in boundary of the city. When the whole royal family was enclosed in the boundary of the city. The main message of the poem लिख लें। एक तो बेटा मेमोरीज, थीम ऑफ मेमोरीज है। द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लें, सिर्फ इसको सुन लें फिर आप लिख लीजिएगा कि द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरीज इज देयर सैडनेस। इट इज सैड दैट द memories either of bad days or good days make one always sad and unhappy. Perhaps we cannot recall anything without being sad. The memories we keep in our mind are always of bad or good days. They can never be without either. Cannot we remember anything irrelevant to some pain? Next and next paragraph is the life of human being is made up of rises and falls. ये लिख लें। The life of human being is made up of rises and falls. No other creation is destined to so many rises and falls as does the human being. No other creation is destined so many rises and falls as does the human being. और इसके अंदर एक थीम ऑफ फेट भी है। थीम ऑफ फेट में लिखिएगा फेट इज द ओनली थिंग वी कैन नॉट मेक। The decay is the fate of growth. The decay is the fate of growth. The youth is the fate of child. The intellect is the fate of innocence. Everything is destined to its particular fate. Everything is destined to its particular fate. Nothing is
created without fate. अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं हम इसकी, ताकि मजीद जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी क्लियर हो जाए। Prison in Windsor is an ironic and pathetic, hair-rending and above all sentimental poem by Henry Hord, Earl of Cassel. It is believed that Surrey passed his boyhood in Windsor Castle in the company of Henry Fitzroy, who was engaged to Surrey's sister Mary, but he died before reaching the age of marriage. Both the prince and Surrey lived together for some time in Windsor Castle and had a pretty free hand in matters of game and love. But after the death of Prince Surrey was imprisoned in the same castle on the charges of treason or disloyalty to the king. ठीक है, अब ये दोनों प्रिंस और सरे जो है यहीं पे रहा करते थे प्रिंसर कैसल में, और उनका बड़ा अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरा था इन द मैटर्स ऑफ गेम्स एंड लव। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ प्रिंस सरे को इम्प्रिजन कर लिया गया इन सेम कैसल ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन एंड डिसलॉयलिटी। उसके ऊपर एक चार्ज लगा कि शायद वो जो है धोखेबाज है और disloyal to the king. Here in this poem, the poet is remembering those days that he spent here in some place where he is imprisoned now. Hence, the poem is a fine blend of contradictory passions like pleasure and pain, life and death, mobility and stagnation, love and hatred. देखिए काफी सारी contradictions and contrast हैं. The poem starts with a sad note of unexpected imprisonment on the same place where he once enjoyed the liveliest moments of his life in company of Prince Henry Fitzroy. In their uh, uh, in their boyhood, they remained busy in different enjoyable activities such as to enjoy the company of beautiful ladies, to ride on their horses in search of pleasure, dance with ladies in stately large ballrooms, to plead for each other's right instead of becoming rivals in love. They used to hunt wild frightened deer on their horses with barking dogs and then loud voices of merry while hunting. In this way, they used to spend their days and night, but alas, these happy moments of past now bring pain and tears for the poet. The poet badly remembers his dead companion with whom he spent the happiest moments of his life. In fact, the poem finds it to be his chief relief to reduce the pain of imprisonment by remembering the golden past. अब इनफैक्ट जो पोएम है वो क्या चाह रहा है कि वो रिड्यूस करे अपने पेन को ऑफ इम्प्रिजनमेंट किस तरीके से by remembering his golden past. The poem highlights that how fate rules over man's fate. The poet is imprisoned in the same castle. Sorry, poet is imprisoned in the same castle where once he lived the happiest time of his life. He asked the castle to give him the same old pleasures and peace. Actually, he wants to say that life is most uncertain and nobody knows what is going to happen at the different stages of life. किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। His sufferings are multidimensional. It is physical, spiritual, moral, and psychological. To sum up, the poem is full of nostalgic colors. The long list of images gives us the glimpses of enjoyed pleasure of the poet's boyhood. Then detail of his pain while imprisoned are also pathetic. However, the poem is a good specimen of meter, rhyme, music, and rhythm. The rhyme pattern is A B with couplet at the end. The rhymes are mellow. The imagery is realistic. The meaning is clear and passion is well tempered. In short, the poem is a nice example of spontaneous outburst of powerful feelings of grief, sorrow, and pain. Or in short, poem जो है वो nice example है spontaneous outburst of powerful feelings of grief, sorrow और pains का। ये जनाब आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन इतनी सी नहीं होगी, ये आप होमवर्क करेंगे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन अब आपने इसकी खुद लिखनी है विद द पॉइंट्स जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है। आपके एनकेएम के अंदर भी बहुत अच्छी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी होगी। मेरे पास तो फेमस की बुक है, उसके अंदर तो बहुत ही लंबी इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ मेजर पॉइंट्स लिखवाए हैं।